बिटकॉइन किसने इजाद किया? सतोशी नाकामोटो आखिर है कौन? इसका जवाब शायद अब दुनिया को मिलने वाला है। जरा वीडियो को गौर से आपने देखना है। सतोशी नाकामोटो ने 2008 में एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर एक वाइट पेपर लिखा और सबको बताया कि जिस तरह पहले बार्टर होता था, गाय दे के बकरी ले लो, उसकी जगह क्या आ गया? गोल्ड। गोल्ड कौन लेकर आया? कोई मजहब नहीं, एक बंदे ने आके बोला भाई गाय दे के बकरी मत लो, बीच में रख लो गोल्ड। लोगों ने नहीं माना कि भाई हम जब रोटी दे के हम बकरी ले रहे हैं या अपनी बनियान देकर हम कोई और चीज़ ले रहे हैं तो भाईजान हम गोल्ड को क्यों मारे हैं, तो पत्थर है। किसी ने गोल्ड पे यकीन नहीं किया। गोल्ड का कोई हेड ऑफिस नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा चलो यार इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। तो गोल्ड इज़ बैक्ड बाय व्हाट? गोल्ड इज़ बैक्ड बाय ह्यूमन हिस्ट्री, और कुछ भी नहीं। कोई ये नहीं कह सकता जी कि फलाना मुल्क लेकर आया, यहूदी लाए, इस्लाम लाए, नहीं। गोल्ड जब लोगों के पास जमा होने लग गया तो फिर बैंक आए। हुकूमत ने बोला हमें अपना गोल्ड दे दो और हमसे पर्ची ले लो, जिसको कहते हैं पेपर करेंसी। 1971 में ये हुआ कि जितने पेपर प्रिंट होते हैं या जितने नोट प्रिंट होते हैं उतना ही गोल्ड होना ज़रूरी था। लेकिन अमेरिका ने बोला ऐसा कोई सीन नहीं है, अब हमारी मर्जी, हम जितने चाहे नोट प्रिंट करें। चाहे पाकिस्तानी बैंक हो या कोई भी बैंक हो, अगर आपके जहन में ये आइडिया है कि यार बैंक में इतना ही गोल्ड पड़ा है जितने नोट प्रिंट हो रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही किसी गफलत में है। नोट अपनी मर्जी से हुकूमत जितने चाहे प्रिंट करती है। इसी की वजह से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि एक चीज़ की सप्लाई बढ़ी, डिमांड उसकी कम होती जाती है। अब इस बात को अगर आपने समझना है कि 2008 में इसी नोट प्रिंटिंग की वजह से, जिसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ नोट प्रिंट हो रहा है और लोगों को उधार पे मिलते जा रहे हैं, लीमन ब्रदर्स का एक सीन हुआ। मुख्तसर अल्फाज में दुनिया में बहुत बड़ा रिसेशन आया, क्योंकि नोट की प्रिंटिंग की वजह से हर एक के पास उधार जा चुका था और बहुत ज़्यादा उधार के ऊपर काम होने लग गया था। सारी प्रॉपर्टीज़ डूबी, हर चीज़ डूबा। और उसके बाद 2008 में जिस तरह पहले बार्टर जब होता था तो एक बंदे ने लाके पत्थर रखा कि यार इस गोल्ड को यूज़ कर लो, लोगों ने नहीं माना था। इसी तरह 2008 में किसी ने आके इंटरनेट की दुनिया में बोला कि गोल्ड की तरह भाई ये डिजिटल गोल्ड है और हमें बैंक की ज़रूरत नहीं है, हमें वेस्टर्न यूनियन टाइप की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हमें इस तरह काम करना है कि भाई दो लोग अगर आपस में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करके दे दें। और ट्रस्ट कहाँ से आएगा? टेक्नोलॉजी से आएगा। तो गोल्ड इज़ बैक्ड बाय ह्यूमन हिस्ट्री, पेपर करेंसी इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट, और बिटकॉइन इज़ बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी। तो लोगों ने इस पे कोई यकीन नहीं किया, जैसे गोल्ड पे पहले नहीं कर रहे थे। कह रहे भाई हम जब पेपर करेंसी से काम कर रहे हैं इस पे हम क्यों जाइए, तो नंबर है सिर्फ। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर हैविंग वैल्यू। एक सॉफ्टवेयर है, एक कोड है, जैसे एक डेटा होता है आपके पास यूएसबी में, सिर्फ वो है। लेकिन ये उसी तरह का पत्थर है जैसे सोना पहले रखा गया था, और उस पर कह रहे थे भाई इस चमकती हुई चीज़ पे हम क्यों यकीन करें। तो 2008 से लेकर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बोला चलो यार इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर लें। इसकी वैल्यू कैसे आती है? डिमांड सप्लाई से तो आती है, लेकिन याद रखें किसी भी चीज़ की वैल्यू उसकी डिमांड से क्रिएट होती है। कि अगर बहुत सारे लोग ये कहने लग जाएं कि हाँ जी इस पे हम यकीन करते हैं कि इसको देकर हमें कुछ मिल सकता है, तो उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो आके पैसे की कोई वैल्यू सेट कर सके। क्लियर हो गई चीज़? लेकिन ये बिटकॉइन फिर जैसे गोल्ड है, गोल्ड का आपको पता है किसने बनाया? हमें नहीं पता। गोल्ड किसी ने ईजाद किया? हमें नहीं पता। बिटकॉइन का भी इसी तरह किसी को पता नहीं है, ना वो बंदा कभी सामने आता है। और याद रखें जिसने इसे बनाया उसके वॉलेट में आज भी 1 मिलियन बिटकॉइन पड़े हैं, लेकिन आज तक उसने एक बिटकॉइन मूव नहीं किया। आज तक उसने शो नहीं मारी कि यार ये मैंने क्रिएट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2011 में उसका इंतकाल हो चुका है और 2011 में क्योंकि बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी तो उसे लगा शायद मेरा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया है, और उसने बोला छोड़ो यार। एक आखिरी उसने ईमेल लिखी एनोनमस होके कि यार ये बिटकॉइन है, इस तरह से चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है वो दुनिया से रुखसत हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो आज सामने आई है। पहले हम देख लेते हैं सतोशी नाकामोटो का आखिरी मैसेज किस दिन था। तारीखों पे यकीन, आप तारीखों पे नज़र रखनी है जी। 26 अप्रैल 2011, ठीक है, आखिरी ईमेल आई। इसके बाद बिटकॉइन के क्रिएटर का कुछ अता पता नहीं था। इसी ईयर में एक और चीज़ हुई, अप्रैल 26, जहन में रखना आपने। एप्पल के करता धरता स्टीव जॉब्स, जिन्होंने ये आईफोन, मैक, हर चीज़ बनाया है, आपके सामने प्रेजेंट किया है उसकी कंपनी एप्पल ने। तो स्टीव जॉब का इंतकाल कब होता है? अक्टूबर 2011 में। 26 अप्रैल 2011 को आखिरी ईमेल सतोशी नाकामोटो की आती है इंटरनेट की दुनिया में कि भाईजान ये बिटकॉइन इस्तेमाल कर लो। 2011 में बिटकॉइन की कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं थी। स्टीव जॉब का इंतकाल होता है
5 अक्टूबर 2011, उसी साल में 3-4 महीने 6-7 महीने के बाद। और उसके बाद बिटकॉइन के मालिक का कुछ अता पता नहीं है। आप सोचें जिसके वॉलेट में 1 मिलियन बिटकॉइन हो, क्या वो कभी सामने नहीं आना चाहेगा कि मैंने ईजाद किया है? क्या वो कभी ये बताना नहीं चाहेगा? या तो फिर ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका का है, जिसने सोचा कि यार हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं कि लोगों को लगे ये हमारे लिए नहीं है और हाँ, किसी के कंट्रोल में नहीं है, और लोग जब इस पर ट्रांजैक्शन करें तो उनको ट्रेस कर लिया जाए। एक ये थ्योरी हो सकती है। लेकिन एप्पल की थ्योरी क्यों सही है? क्योंकि आज खबर आई है 8 अप्रैल 2023 को कि एप्पल की एक चीज़ सामने आई कि उसके एक काम करने वाले ने कहा कि एप्पल के हर जो भी आपके पास, अगर आपके पास एप्पल है और आपको चलाना आता है, आप इसके टर्मिनल पे जाएं, जैसे विंडोज़ में जाके सर्च में कह जाते हैं ना, एप्पल में जाके सर्च पे आप टर्मिनल पे जाएं और एक इसकी लाइब्रेरी है वो पोस्ट करें, तो आपको ये पता चलेगा कि 2018 से हर एप्पल मैक में बिटकॉइन का वाइट पेपर मौजूद है। किसने डाला ये वाइट पेपर? ज़रूरत क्या थी डालने की जब एप्पल का इससे काम नहीं है? मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप गए यहाँ पर टर्मिनल पे आने के बाद आपने ये पेस्ट किया, ये मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जिसके पास मैक है वो जाके सिर्फ ये करे और एंटर मारने के बाद देखें क्या होता है। एंटर मारने के बाद बिटकॉइन का वाइट पेपर आ जाता है। ये हर मैक में क्यों डाला गया है? मैकिन्टॉश के हर सिस्टम में ये क्यों मौजूद है? कहीं ये तो नहीं कि स्टीव जॉब ही सतोशी नाकामोटो हैं और इंतकाल कर गए और दुनिया को आईफोन, मैक और इसके बाद इतना बड़ा एक और जिसे बोलते हैं कारनामा जो है वो देकर गए हैं। तो आप तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब जो हैं वही असल में सतोशी नाकामोटो हैं और उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ा फाइनेंशियल तोहफा दिया है? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त एक बिटकॉइन जो है वो 27,800 का चल रहा है। आप इसको, यानी समझ लें पाकिस्तानी कोई 80 लाख के करीब बनता है, लेकिन आप इसको 5 रुपए का भी ले सकते हैं, जैसे गोल्ड फ्रैक्शन में लेते हैं, $10 का भी ले सकते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान कहीं भी रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप 500 रुपए का, 100 रुपए का बिटकॉइन ज़रूर ख़रीद के रखें। कुछ पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चले जाए, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, लेकिन आपको पता हो भाई ये है क्या चीज़। उसके लिए क्या करना है आपने, आप देखें इस वक्त अगर मैं $10 का बिटकॉइन लेता हूं तो इतना आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेके रखने में कोई हर्ज नहीं है। और लेने का आसान तरीका क्या है कि आप देखिए जहां ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पे, ये लिखा हुआ है रेफरल कोड। बिटकॉइन लेने के लिए यहाँ क्लिक करें और ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करें। बिल्कुल जी, मेरा इससे फ़ायदा होगा, आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलेगा। वैसे भी अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो किसी गोरे का फ़ायदा होगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कोई बात नहीं, मेरे रेफरल कोड से बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया, अमेरिका कहीं भी रहते हैं, शायद अमेरिका के कुछ स्टेट्स में वीपीएन लगाना पड़े, यूरोप में, यूके में, शारजा में कहीं रहते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें तो यहाँ आपने आना है, ये लिखा बाय क्रिप्टो, यहाँ क्लिक करें। 500 रुपये का तो बिटकॉइन खरीद के यहाँ वॉलेट में लाजमी रख लें। आप यू नेवर नो कि कल ये इतनी बड़ी चीज़ बन जाए और आप सोच रहे हो यार कुछ ना कुछ तो मुझे लेके रखना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है क्या थ्योरी आपको सही लगती है। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका के पूरे इदारे की क्रिएशन है या आपको लगता है स्टीव जॉब ने अकेले ही क्रिएट कर दिया?